बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बजट की आमद है और बजट के हवाले से आम लोग भी और बिजनेस कम्युनिटी भी इस बात के इंतजार में है कि इस बजट में क्या मराहत होंगी, आम आदमी को क्या फायदा होगा और जो एदाद शुमार हुकूमत की तरफ से पेश किए जाएंगे उससे आम आदमी के मसाइल में कितनी कमी होगी। बजट बनाते हुए हमेशा से ये होना चाहिए कि जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनकी आरा को शामिल किया जाए, उनसे राय ली जाए, उनसे पूछा जाना चाहिए कि मुल्क की इकानमी को बेहतर करने के लिए, इंडस्ट्री को चलाने के लिए, कारोबारी तबके को फरोग देने के लिए किस किस्म के इकदाम बजट में होने चाहिए। तभी किसी भी मुल्क का बजट एक बेहतरीन बजट के तौर पर सामने आ सकता है। लेकिन हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि जो फैसले करने होते हैं वहाँ हम स्टेक होल्डर्स को शामिल नहीं करते और जो फैसलों के बाद जो लोग तैनात किए जाते हैं वो भी प्रोफेशनल्स नहीं होते, जिसकी वजह से 73 बरसों के बावजूद पाकिस्तान एक मजबूत मैशत की तरफ आगे नहीं बढ़ सका। हमारे यहाँ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के लोग होते हैं, इंडस्ट्रीज के लोग होते हैं, सनतकार ताजर होते हैं जो मुल्क के अंदर एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं मुल्क की इकानमी में। लेकिन हमने ये भी अक्सर देखा कि जब वज़राए खजाना हल्फ उठाते हैं उसके फौरी बाद ये कहते हैं कि इन लोगों से तजावीज़ लेके बजट बनाया जाएगा, पॉलिसियाँ बनाई जाएंगी ताकि मुल्क की इकानमी को चलाने वाले लोग जब तक उनको हुकूमत उनको एतमाद में नहीं लेगी उस वक्त तक मुल्क की मैशत को है तरक्की नहीं दी जा सकती। लेकिन कहने के बावजूद हर बार ये होता है कहीं ना कहीं बिजनेस कम्युनिटी को एतराज़ात होते हैं, कहीं ना कहीं बिजनेस कम्युनिटी को इस बात की शिकायत होती हैं कि जो हुकूमत वादे करती है वो पूरे नहीं करती। अब इस बजट के हवाले से बिजनेस कम्युनिटी क्या सोचती है, क्या चाहती है, होना कैसा चाहिए बजट ताकि मुल्क की मैशत को संभाला मिल सके, मुल्क की मैशत और बेहतर हो सके और उसी सूरत में आम आदमी के मसाइल भी हल हो सकते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आज फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के साबिक सदर जनाब मियां अंजम निसार साहब। मियां साहब आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं साबिक सदर FPCCI ज़करिया उस्मान साहब और उनके साथ हाजी कुर्बान अली साहब जो रीजनल हेड हैं FPCCI के, बिजनेसमैन हैं, और मिर्जा अब्दुल रहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे जो कोऑर्डिनेटर हैं FPCCI के। हम इन तमाम वो हजरात आज हमारे प्रोग्राम में अंदर मौजूद हैं जो मुल्क की इकानमी को जानते हैं, जो मुल्क की मैशत को जानने के साथ साथ मुल्क के कारोबारी हजरात की नुमाइंदगी करते हैं, उनको लीड करते हैं, इंडस्ट्री को लीड करते हैं। उन्हें पता होता है कि इस वक्त मुल्क की इंडस्ट्री किन मुश्किलात का शिकार है और जो टैक्सेस की बात हम करते हैं उस टैक्सेस को किस तरीके से अगर लगाया जाए तो एक बिजनेस को भी प्रमोट किया जा सकता है और आम आदमी के मसाइल भी हल किए जा सकते हैं। मियां अंजम निसार साहब, प्रोग्राम का आगाज अगर आपसे कर लें, बजट से तवक्कुआत क्या है इस वक्त जो बिजनेस कम्युनिटी है उनको, जो तजावीज़ आपसे ली गई उसके मुताबिक बजट होगा या नहीं होगा, और फिर खास तौर पे मराद की बात जो की जाती है बिजनेस कम्युनिटी के लिए, क्या मराद दी जाएंगी जिसके नतीजे में आम आदमी के मसले भी हल होंगे, महंगाई में कमी होगी, बेरोजगारी में कमी होगी? शुक्रिया जनाब साहब। गुजारिश है कि तजवीज़ें और मीटिंग्स तो बहुत सारी हुई हैं फेडरेशन के सदर साहब की और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साहब की। कंटिन्यूसली ये 2-3 दिन 2 सेशन में इन्होंने वहाँ इस्लामाबाद में मौजूद रहे और कंसर्न फाइनेंस के जो एडवाइजर साहब है शौकत तरीन साहब, रज़ाक दाऊद साहब एंड खुसरो मुख्तियार साहब, इनके साथ और FDR के साथ काफी फेडरेशन की मीटिंग हुई है। जो तजावीज़ें इन्होंने यहाँ से अरसाल की हैं उस पर गुफ्तगू हुई है। तो गुफ्तगू की हद तक तो चले ठीक है और वो कह भी रहे हैं कि यस हम कुछ पर ड्यूटी में कुछ कमी करेंगे, कुछ RD जो है रॉ मटेरियल्स पर उसको कुछ करेंगे और किसी हद तक जो है नए टैक्स पेयर को पर लाएंगे और पुराने टैक्स पेयर पर जो है वो बोझ नहीं डालेंगे। तो बातें तो बड़ी मुनासिब की जा रही हैं। आज भी शौकत तरीन साहब का ये जो वेबिनार पे जो उन्होंने गुफ्तगू की उसमें उन्होंने यही कहा कि बिजली की प्राइस जो पाकिस्तान में पहले बहुत ज्यादा है, ठीक है, हमें अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पे कंट्रोल करना है, इस मुल्क में सनतकारी को रिवाज देना है, इस मुल्क को इंपोर्ट बेस्ड मुल्क नहीं बनाना बल्कि इस मुल्क में रोजगार जनरेट करके लोग इंडस्ट्री को प्रमोट करना है। असल में टारगेट तो होने चाहिए ये, ठीक है। लेकिन बहरहाल माजी में बहुत सारे FTAs भी हुए हैं, उन्होंने भी इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क किया हुआ है क्योंकि इस वक्त जो बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जिनकी फिनिश प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी नहीं है क्योंकि वो FTA में फॉलो करते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, और लेकिन रॉ मटेरियल्स पे ड्यूटी है। लेकिन अंजम निसार साहब, जो इस वक्त बिजली की कीमतें हैं, आप समझते हैं बिजली की कीमतें इस वक्त कंपेटेबल हैं इंडस्ट्री को चलाने के लिए और इन बिजली की कीमतों के साथ मुमकिन हो सकेगा इंडस्ट्री का रिवाइवल? इस वक्त जो बिजली की जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। चाहिए तो ये कि जो चोरी है जहाँ हो रही है बिजली की
9 लॉसेज है, इनको कंट्रोल किया जाए। फिर हर हुकूमत बातें करती है, उन चीजों पे फोकस नहीं होता। आज आके जब देखें वो कहते हैं कि जनाब की प्राइस बढ़ा दें। दूसरे मुल्कों में ये नॉर्मली होता है कि इंडस्ट्री को प्रेफर किया जाता है कि इंडस्ट्री ने कम्पीट करना होता है दूसरे ममालिक के साथ, बाहर की गुड्स से या एक्सपोर्टेबल जो गुड्स होती हैं आपकी उसके साथ, तो वो कम्पीट होना होता है। लेकिन यहाँ क्रॉस सब्सिडी दी जाती है, वो कहते हैं जनाब नीचे आप सब्सिडी दे दें और ऊपर जो है आप चार्ज कर लें। तो अल्टीमेटली आपकी जो इंडस्ट्री होती है वो डिसएडवांटेज में होती है। आप जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उसमें यही होता है कि वो कंपैटिबल नहीं रहती। इस वक्त तो जो है 5 सेक्टर्स को तो गवर्नमेंट ने 9 सेंट पे बिजली दे रखी है, चलो वो तो किसी हद तक कंपैटिबल हो गए, लेकिन बहुत सारे आपके एक्सपोर्ट के ऐसे आइटम्स भी हैं जो 5 रेटेड सेक्टर से बाहर हैं, उन पे तो कोई ऐसा इंसेंटिव नहीं है, ना ही उनको एक्स्ट्रा रिबेट दी जा रही है इस वक्त में कि वो जब एक्सपोर्ट करें तो उनको वो भी कंपेटिटिव हों। तो ये कुछ अनोमलीज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं और हमारे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस महंगा है, तो जिसकी वजह से जिस बिजली की प्राइस पर सरवाइव करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि दुनिया में 7-8 सेंट की बात हो रही है, हमारे यहाँ 15-16 सेंट की का किस्सा कहानी है। और अब ये फर्दर भी बिजली बढ़ाने के चक्कर में हर वक्त गवर्नमेंट रहती है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस किसी चीज की भी हो, वो अगर लेजिटिमेट लेवल पे होगी तो फिर तो आप अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट कर सकेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ा सकेंगे और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जो है वो पाकिस्तान में पैदा कर सकेंगे। तो बहरहाल हमारी तो ये है कि नया टैक्स कोई ना लगे। गवर्नमेंट की भी अपनी जगह बहुत सारी मजबूरियां हैं कि बजट है हमारा 8,000 अरब का, लेकिन कलेक्शन जो होती है हार्डली साल कहा जा रहा है 4.7 ट्रिलियन की होगी, 4.8 ट्रिलियन की होगी, तो एक डेफिसिट भी मौजूद है। तो गवर्नमेंट के भी बहरहाल कोई देने के लिए तो बहुत लंबा चौड़ा उनके पास भी रूम अवेलेबल नहीं है। लेकिन बहरहाल इन हालात में फिर भी नए टैक्स ना लगे और इंडस्ट्री को चलाने के लिए और नई इंडस्ट्री लगाने के लिए गवर्नमेंट ने तरगीबात पहले दी भी है। टफ की सूरत में 1% लोन पर इन्होंने 500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर से करवाई है, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके लिए बेहतर होगा। और आपकी जो है इंपोर्ट एक्चुअली एक्सपोर्ट के लिए हमारे पास सरप्लस भी मौजूद नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ये सारा होता है एक तसलसल से मुराद ये होता है कि आप कंटिन्यूसली इंडस्ट्रियलाइजेशन कराते रहे। एक अदवार और पीछे एक अदवार गुजरा है जिसमें बहुत सारी इंडस्ट्री बंद हुई है और नई इंडस्ट्री उस दौर में नहीं लगी, तो जिसकी वजह से आज अगर आपको किसी मुल्क पे कोई ऑर्डर आते भी है तो आप हाथ खड़े कर देते हैं कि जी हमारे पास एक्सपोर्ट सरप्लस मौजूद ही नहीं है। तो अगर हमने इन सारी चीजों को काबू अपने आप को फ्यूचर में एक बेहतर सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन में रखना है, तो उसके लिए जरूरी है कि मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो, रोजगार भी क्रिएट हो। क्योंकि इस 25 लाख बंदा हर साल जॉब मार्केट में एंटर होता है, पढ़े लिखे भी हैं और लेबरर भी हैं। जरूरी समझ की है कि हम इतनी जॉब्स क्रिएट करें ताकि मुल्क में जॉब्स अवेलेबल हो। ठीक है अंजुम निसार साहब, मैं आता हूँ वापस आपकी तरफ, हाजी कुर्बान अली साहब, जो शौकत तरीन साहब ने कहा कि नए टैक्सेस हम नहीं लगाएंगे, जो पुराने टैक्सेस हैं उसमें इजाफा भी नहीं करेंगे, और अगर टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे रेवेन्यू बढ़ेगा नहीं। 8,000 की बात की जाती है, मुल्क के खर्चात हैं, और अगर इतना डेफिसिट होगा बजट पूरा करने के लिए फिर आम आदमी के ऊपर टैक्स और बढ़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ेंगे। देखिए जो लोग मैं अंजुम साहब हाजी कुर्बान साहब बात करके वापस आता हूँ आपकी तरफ। जी हाजी साहब। कुर्बान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नसरुल्लाह साहब। मेरे जो चेयरमैन है साबिक सदर मियां अंजुम निसार साहब ने आपको डिटेल बता दिया बजट के हवाले से, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा नॉलेज है और ये तजुर्बा रखते हैं, पाकिस्तान के नंबर बिजनेसमैन है और हमारी ग्रुप का चेयरमैन भी है और हमारा ग्रुप इस वक्त इक़्तिदार में है। मियां साहब ने कोशिश की जो अपनी सदारत के दौर में गुज़श्ता साल शरह सूद 14% से 7% तक लेके आए। इनकी काविशें हैं और हमारी जो ग्रुप की कोशिश अभी भी मौजूद है कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो तजावीज़ दे रही हैं आम आदमी के ऊपर, गरीब लोगों के ऊपर कोई नया टैक्स ना आ जाए और बिजनेस कम्युनिटी को लेवल फील्ड मिल जाए, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी
पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी हैं। तो हम तवक्को रखते हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट के ऊपर इंशाल्लाह कि ये बिजनेस कम्युनिटी के तजावीज़ को भरपूर अंदाज में इसको शामिल करेंगे, और हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इमरान खान साहब जो कोशिशें कर रहे हैं, एकदम तो ठीक नहीं हो सकता। इमरान खान साहब ने काफ़ी कोशिशें की हैं, और शौकत तरीन साहब के आने के बाद बेहतरी, वो जो उन्होंने शुरू में ही आते कहा IMF के हवाले से जो डील हुई है वो बेहतर नहीं हुई है, और हम तवक्को रखते हैं कि इस गवर्नमेंट से और आम आदमी के लिए, जो इंडस्ट्री के लोग हैं, उनके लिए मराहत मिलेंगे। और हम समझते हैं कि इसके लिए मौजूदा गवर्नमेंट जो हमसे, हमारी जो सदर साहब है, हमारे SVP साहब है, ज़करिया उस्मान साहब, अंजुम निसार साहब, ये मुसलसल राब्ते में हैं, और इन्होंने वज़ीर ख़जाने से भी बारहा मीटिंगें की हैं, और खुसरो बख्तियार साहब और दीगर हमारे FBR के चेयरमैन के साथ भी। बिल्कुल ठीक है। तो हम हाजी साहब आपका तल्लुक चूंकि गिलगित बल्तिस्तान से है, अगर हम मुल्क के तमाम हिस्सों में, पंजाब हो, सिंध हो, गिलगित हो, आज़ाद कश्मीर हो, हर जगह पर अगर रोजगार के मौके पैदा नहीं करेंगे, इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे, वहाँ बिजनेस को फरोग नहीं देंगे, तो मुल्क की पूरी मैशत जो है उसको बेहतरी नहीं मिल सकती। हम क्यों नजरअंदाज कर देते हैं उन इलाकों को जहां हम ज्यादा रेवेन्यू भी इकट्ठा कर सकते हैं, वहां बिजनेस भी हुकूमत कर सकती है, लेकिन ये इलाके नजरअंदाज होते रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज़बरदस्त मेरे दिल के अंदर की आवाज़ आपने जगा दी, क्योंकि आपने इस तरह सवाल किया। गिलगित बल्तिस्तान जो दुनिया की खूबसूरत तरीन खित्तों में से खिता है, जैसे लोग कहते हैं कि स्विट्जरलैंड से भी ज़्यादा खूबसूरत है। हमारे पास कोई इंडस्ट्री नहीं है, हमारे पास टूरिज़म है, हमारे पास ट्रेड है। ट्रेड पिछले कोविड से 1.5 साल में हमारी बॉर्डर बंद रही। मियां अंजुम साहब कई बारहा मीटिंगें कर चुके हैं, चाइना एम्बेसडर साहब को हमने फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में दावत दी, उनसे भी मीटिंग हो गई। और हम समझते हैं गिलगित बल्तिस्तान में 3 शोबे हैं, माइनिंग, मिनरल्स, टूरिज़म और ट्रेड। तो आपको पता कि कोविड की वजह से गिलगित बल्तिस्तान बड़ा मुतासिर हुआ है। तो हम समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस वक्त इमरान खान ने 370 अरब का जो तरक्याती बजट का ऐलान किया है उसने हाल ही में, तो हम समझते हैं कि इनके ऊपर कुछ स्कीमें कोई 60 अरब की अप्रूव भी हो गई कल और परसों। तो हम समझते हैं कि इमरान खान साहब का विजन है कि वो ख्वाहिश रखते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में टूरिज़म को बढ़ाएं, ट्रेड को बढ़ाएं। और गिलगित बल्तिस्तान का अहम इशू है, हम आपके वसादत से मैं कहूँगा कि जो इशू है हमारी आइनी इदारे में हमें शामिल करना। हम पाकिस्तान के सबसे मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, और हाँ आप समझेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान, आपको पता है कि आपने विजिट भी किया कि हर जगह में, हर जगह आप जाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में, तो हर जगह में आपको शहदा का पाकिस्तान के झंडे नजर आएंगे आपको। तो हम जान देने वाले लोग हैं, तो हम समझते हैं कि ये मौजूदा गवर्नमेंट और पहले सरताज अजीज के जो सरबराही में कमेटी बनी उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने वादा किया है, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने वादा किया है कि जो गुज़श्ता जो इलेक्शन में उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी आइनी सूबा देंगे, और इसके ऊपर कुछ मीटिंगें भी हो रही है, और हमारे मुख्तदर इदारों का भी ख्वाहिश है इलेक्शन से पहले। आप समझते हैं कि उनके जो आइनी मसाइल हल होने के बाद वहाँ ज्यादा बिजनेस को बेहतर अंदाज से किया जा सकता है। हाई साहब, एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे कि जो टैक्स चोरी की बात की शौकत तरीन साहब ने, कि टैक्स चोरों के लिए अब टेक्निकल तरीके से, उनको साइंटिफिक तरीके से पकड़ा जाएगा, इससे बिजनेस कम्युनिटी को फायदा कितना होगा, नुकसान कितना होगा, और बिजनेस कम्युनिटी कितना सपोर्ट करेगी हुकूमत को। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद ज़करिया उस्मान साहब, साबिक सदर FPCCI के, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया ज़करिया उस्मान साहब। ज़करिया साहब, आपसे अगर मैं ये जानना चाहूँ कि इस वक्त जो बजट आने वाला है उससे आपकी तौक़्क़ुआत क्या हैं, खदशात क्या हैं? अभी हमारी रिसेंटली मुलाकात हुई थी 3 वज़रा से, शौकत तरीन साहब से, रजा दाऊद साहब से और हमाद अजहर से, और जो उनसे हमारी लॉन्ग डिस्कशन हुई है रिगार्डिंग बजट, क्योंकि बजट फेडरेशन के ब्याह पर मैं ही प्रिपेयर करता हूँ, तो आई एम द चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरी काउंसिल ऑन द बजट। तो वो हमने सारे अपने मसाइल उनको बताए, और मेरे को बड़ी उम्मीद है कि इस मरतबा ऐसा लगता है कि शायद वो इस हकीकत को जान चुके हैं कि इस कल्चर के हिसाब से यहाँ टैक्सेस लगने चाहिए। और हुकूमत क्या खसारा पूरे करने के लिए टैक्सेस में इजाफा नहीं करेगी? कहती तो हुकूमत है कि टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे, लेकिन खसारा पूरा कैसे होगा?
देखें, बात यह है कि खसारा जो इस साल तो पूरा हो गया ना आपका 4000, तो अगले साल का भी इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप हैरेसमेंट क्रिएट करके खसारा पूरा करें। इकोनॉमी को डिस्टर्ब किए बगैर भी खसारा पूरा हो सकता है, और हमने उनको कुछ डायरेक्शन दिए हैं कि अगर इस तरह आप करेंगे, और ये इंटरनेशनल लॉ है। पहले देखें 95% इंपोर्ट ड्यूटी कस्टम पे होती थी, और आज अगर 25% है तो वो टैक्स कम नहीं हुए हैं। तो बात यह है कि आपको ब्रॉड बेस अगर स्कीम चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा टैक्स पेयर हो जाएं, तो उसके लिए आपको फैसिलिटेट करना होगा, और जब आप फैसिलिटेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी टैक्स पेयर की, और जब टैक्स पेयर की क्वांटिटी बढ़ेगी तो आपको टैक्स भी ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर आप जो है 122 फॉर एग्जांपल इस किस्म की चीजें लोगों को हैरेसमेंट क्रिएट करेंगे, तो जो नए आने वाले हैं वो भी अंदर आने से डरते हैं आपसे। तो इसलिए खुदारा ऐसा माहौल पैदा करें कि टैक्स कल्चर पैदा हो इस मुल्क में, और उसके लिए आपको कुछ इंसेंटिव देने पड़ेंगे, जिस तरह आपने LTFF और इस वक्त टर्फ की स्कीमें लाए, लेकिन उसमें भी उन्होंने मुझसे एग्री किया कि उन्होंने बैंकों को दिया और बैंकों ने चंद लोगों को बांट दिया। बात यह है कि मोनोपोलाइजेशन एक्ट के खिलाफ भी है, और न्यू कमर को लाने की जरूरत है। न्यू कमर एम्प्लॉय भी जनरेट करेगा और रेवेन्यू भी जनरेट करेगा। ज़किया साहब, एक उन्होंने इस बात से एग्री किया है। दूसरा जी प्लीज कैरी ऑन प्लीज। जी, हमने इनसे ये कहा है कि आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री जो है, अगर आप एंटी डंपिंग ड्यूटियां और RDs लगा के समझते हैं कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का खसारा कम हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। इसके लिए आपको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री के लिए फैसिलिटेट करना पड़ेगा और उन लोगों को लाना पड़ेगा। मैंने एक मिसाल भी दी कि पेम्पर एक जमाने में 1000 रुपए का पैकेट आता था, आज 99 में टीवी पे बिक रहा है, इसलिए कि यहाँ 30-32 फैक्ट्रियां लग चुकी हैं पाकिस्तान में। तो आप अगर फैसिलिटेट करेंगे और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री मुल्क में डालेंगे और ट्रेडिशनल से हटकर नॉन ट्रेडिशनल और वैल्यू एडेड पे जाएंगे, तो आपके खसारा भी पूरा हो जाएगा, और वो खसारा जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में है वो भी ठीक हो जाएगा। इस तरह से आप ये मुख्तलिफ ड्यूटियां लगा के लोगों का इंपोर्ट नहीं रोक सकते जब तक आप खुद मुल्क में ना बनाएं। ज़किया साहब, लेकिन अगर हम बात करें अफसरशाही की, सुर्ख फीते की, बजट में चीजें तो बहुत खूबसूरत सामने आती हैं, लेकिन बाद में बिजनेस कम्युनिटी ये कहती है, इंडस्ट्री ये कहता है कि हमारे रास्ते में रुकावटें खड़ी करती है बार बार ब्यूरोक्रेसी। देखें, बात यह है कि ब्यूरोक्रेसी का तो जो काम है वो तो वो करती है, लेकिन जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट्स आते हैं या इलेक्टेड ऑफिस बेयरर्स आते हैं, इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियन आते हैं, इनको सोचना चाहिए कि जो भी बेनिफिट वो देना चाहते हैं वो आवाम तक पहुंचना चाहिए। अगर वो बेनिफिट आवाम तक नहीं पहुंचता तो फिर सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। तो इसके लिए हमने उनको कुछ सजेशन दिए हैं कि वो सेल टैक्स को कम करें और उसमें ज्यादा लोगों की मिकदार बढ़ाएं, क्वांटिटी बढ़ाएं सेल टैक्स पेयर की। उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया है कि टैक्स पेयर को अभी नोटिस नहीं जाएंगे और टैक्स पेयर से ज्यादा तकलीफ नहीं दी जाएगी। हमने एक ऑप्शन और भी दिया है कि एक ऑप्शन और भी हम आपको देते हैं कि जो टैक्स भर रहा है उसे आप ये ऑप्शन दे कि अगर वो 10% ज्यादा देकर पिछले साल की कंपेयर में दे देता है तो आप उसको छोड़ दें। और ये ऑडिट जो है एक ही पार्टी को 10 दफा करने की रस्म भी खत्म करें और कैस्केडिंग को इसकी ओरिजिनल शेप में इस पे इम्प्लीमेंटेशन करें। और आप जो है ये जो मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस लगाकर और ये जो ब्यूरोक्रेसी को आपने लिबर्टी दी है, अगर वो केस मुझ पे करते हैं और आगे जाके हार जाते हैं तो उनको भी जुर्माना होना चाहिए कि मुझे क्यों तंग किया इतने साल तक। तो ये हमारी पुरानी डिमांड है जो आज तक पूरी नहीं हुई। ठीक है, मियां अंजम निसार साहब, मुख्तलिफ एंगल से मैं हर चीज बता, मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ। ज़किया साहब, मियां अंजम निसार साहब, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की तजवीज़ दी जा रही है, इससे ताजर बरादरी को इत्मीनान होगा या ताजर बरादरी के अंदर एक रिजेंटमेंट आ सकती है? देखिए जी, अक्सर जो मार्केट की जो मंडियों के जो मेन भाव होते हैं जहाँ से निकल रही होती हैं, अगर लेट से एक चीज की प्राइस 200 रुपए है तो ये 125 रुपए जो उसकी नोटिफिकेशन निकालते हैं, फिर बाद में चल पड़ते हैं चलान करने के। जो मंडियों के भाव हैं और रिटेलर का जो गैप है उसको नजर रखते हुए जो है वो अगर तो रेट फिक्स किए जाएंगे वो तो एक मुनासिब तरीकेकार होगा।
मसला बुनियादी तौर पे ये है कि एग्रीकल्चर मुल्क होने के बावजूद हमारे यहाँ जो है वो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो चीज़ों की नहीं बढ़ी की वजह से एक मसनूई किल्लत बाज़ पैदा हो जाती है। और बाज़ ये होता है कि हमारे हमने मैं गो के मेरा ताल्लुक सनतकारी से इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, लेकिन मैंने महसूस किया और पिछले 2 सालों से एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा एडवोकेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मिडिल मैन को जरा मिनिमाइज किया जाए और गवर्नमेंट डायरेक्ट फाइनेंसेस जो है अवेलेबल करे फार्मर के लिए, ताकि फार्मर को जो है वो फी एकड़ अगर 10,000 रुपये उसको एक फसल लगाने के लिए चाहिए तो उसे वो फाइनेंस अवेलेबल किया जाए, बजाय कि वो मिडिल मैन के पास जाए, वहाँ वो हाई मार्कअप दे। अल्टीमेटली मिडिल मैन तो वहाँ जाता है लेकिन जो फार्मर है ये में कुछ नहीं जाता। तो ये जो आपने सवाल किया प्राइस कंट्रोल कमेटी, उसमें भी रेट जो है वो लेजिटिमेट रखे जाने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मार्केट रेट कुछ है और जाके आप छापे मारे और फिर अपनी कारकर्दगी शो करें कि यहाँ जनाब बड़ी मार्केटिंग हो रही है। हर काम में अगर एक चेक एंड बैलेंस होगा फिर तो वो बेहतर तरीके से वो आगे चलेगा और उसका नतीजा भी अच्छा होगा। नहीं तो लोगों के खौफ व हरास फैला रहेगा, हर बंदा सहमा रहेगा कि जनाब मार्केट प्राइस कुछ जो डिक्लेयर की सेल प्राइस जो डिक्लेयर की गई है वो कम है और उससे ज्यादा है। तो ये इस कंट्रडिक्शन को भी साथ साथ चेक होना चाहिए और एक जो तौर तरीकेकार है। और दूसरा हम लोगों ने गवर्नमेंट को ये भी तजवीज़ दी है, बारहा कहा है कि ये जो आप यूटिलिटी स्टोर्स है इसमें से मैं भी जाके चीजें खरीदता हूँ, हालांकि मैं हकदार नहीं हूँ। आप जो है वो उन लोगों को यूटिलिटी स्टोर्स के कार्ड बना के दें जो इसके हकदार है, जिनकी आमदन 25-30 जिनकी आमदन कम है वो जाएं लें। कोई पुराना राशन कार्ड वाला सिस्टम जब तक मार्केट की प्राइसेस स्टेबलाइज नहीं हो जाती, नीचे नहीं आती, तो उनको सब्सिडी दें जो उसके हकदार हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो अगर गवर्नमेंट करें तो उसका भी भला होगा, फायदा होगा। और मैं समझ रहा हूँ कि खान साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से 2-3 दफा जो मुलाकात हुई है तो उसमें भी उन्होंने कहा कि हम इस तरफ कुछ पेशरफ्त कर रहे हैं। अंजुम निसार साहब एक और कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, वापस आएंगे तो ये पूछेंगे बिजनेस कम्युनिटी से कि क्या ये बजट आने वाला आम आदमी के लिए भी कोई रिलीफ का बायस बनेगा या नहीं। एक बार फिर खुशामदीद, मिर्जा अब्दुल रहमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर FPCCI के। मिर्जा साहब ये बताइएगा कि बजट के हवाले से अगर आप इन शॉर्ट आपसे पूछूं कि ये बजट कितनी आपकी तवक्कुआत के मुताबिक होगा और आम आदमी को इसमें रिलीफ मिलने के इम्कानात हैं जो तजावीज़ आप लोगों ने दी है उसके बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, बात यह है कि वैसे तो हुकूमत से FPCCI के हमारे लीडरान के और हमारे सारे ऑफिस बेरर के, सदर साहब के, नासर मगू साहब के भी इनसे हमारी मुलाकातें हुई हैं। इस सिलसिले में काफी हमने बातचीत की है। जी जी। लेकिन वो तो कहते हैं हुकूमत तो हमें इस FPCCI की काफी तजावीज़ को हुकूमत ने माना भी है और सराहा भी है। लेकिन बात ये है तो बजट आएगा तो पता लगेगा। जैसे अब शौकत तरीन साहब आए हैं आज, इन्होंने भी जो बातें की हैं वो भी मुख्तलिफ है, लेकिन अपोजिशन जो बातें करी है वो और उस मुख्तलिफ है। असल बात यह देखें कि आप जब तक नए टैक्स पेयर मुल्क में तलाश नहीं करेंगे, नए लोगों को नेटवर्क में नहीं लाएंगे तो कभी भी ये तरक्की नहीं हो सकती। देखें जैसे बता रहे 400 अरब रुपए का जो इस दफा आपका हदफ पहले पूरा हो गया, शरह नबूद 4,000 चलेगी। जी, हुकूमत के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। होता हमारे मुल्क की बदनसीबी है कि अगर हुकूमत अच्छा काम करे तब भी अपोजिशन बुरा कहती है, अगर अपोजिशन अच्छा काम है तब भी हुकूमत बुरा कहती है। दरअसल देखा जाए तो मौजूदा हालात लगते तो बहुत बेहतर लग रहे हैं। डॉलर भी नीचे हो गया थोड़ा सा, उसके लिए देखे पहली दफा तारीख। लेकिन मिर्जा साहब महंगाई एक बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए। बजट में कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसके नतीजे में महंगाई भी कंट्रोल होगी। सर महंगाई इस तरीके से कंट्रोल, इंडस्ट्री लगेगी। देखिए आपके मुल्क में आज तक ट्रक के टायर की फैक्ट्री नहीं है, टायर सारा स्मगल होता है और सारा बॉर्डर से जितनी स्मगलिंग इसको रोका जाए, मुल्क में इंडस्ट्री लगाई जाए। देखें इंडस्ट्री लगाएंगे लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार इंडस्ट्री देती है, ना कि रोजगार कोई गवर्नमेंट से कम मिलता है, इंडस्ट्री से मिलता है। हम इंडस्ट्री लगाते नहीं, इंडस्ट्री को सहूलियात दे, बिजली के यूटिलिटी बिजली के टैरिफ में को कमी करें, गैस की सहूलियत दे और 1 विंडो टैक्स का निजाम लाएं
और जो लोग देखे छोटे जो रेस्टोरेंट है, मेरे ख्याल में वो छोटे छोटे ढाबा रेस्टोरेंट है, वो सबसे ज्यादा रोजगार देते हैं, उनपे 5-5, 6-6 बंदे काम करते हैं। उन रेस्टोरेंट को फाल करें, उन रेस्टोरेंट को सहूलियात दें, उनका जो आपने सेल टैक्स जो है सिंगल डिजिट 5% पे लेके हैं, इस किस्म की जब आप सहूलतें देंगे ना तो मुल्क खुद को तरक्की करेगा और चीजें जब जगह पे आएंगी और आम महंगाई पे तभी कंट्रोल होगा। देखिए इस वक्त आपकी जितनी भी आपकी जो कमेटियां हैं वो आपकी गैर फाल है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां हुआ करती थी, मैजिस्ट्रेट हुआ करते थे, बिल्कुल गैर फाल है। एक मार्केट जो है एक रेट दे रही है, दूसरा एक दूसरा रेट दे रही है। और जो ये रोजाना फहरिस्तें छाया करते हैं खसूस और इस्लामाबाद में, आप वो बड़े प्राइस रेट के आप हैरान हो जाए, ये मुल्क की है आधे से कम रेट होते हैं। इसलिए खुदा रहे ऐसी बात ना करे, हकीकत में है हुकूमत और प्राइस कंट्रोल को कंट्रोल करे और इसको फाल करे और इंशाअल्लाह ताला इससे मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत के कारनामे हैं और ये हुकूमत चाहती भी है। तो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश भी है और सबको नजर भी आ रहा है, इसमें कोई झूठ नहीं है। और मैं ये चाहूंगा कि ताजर, छोटा ताजर हर वक्त साथ देने की है और बिल्कुल ठीक खुद कह रहा है कि हुकूमत खुद कहती है कि ताजर जो है वो रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तहकीक है कि छोटे ताजर को सहूलत दें, इंडस्ट्री का पहिया चलाएं और जो है जो जीरो रेट पे बाहर से जो इंपोर्ट है हमारी रॉ मटेरियल की वो करें। बिल्कुल ठीक, कोई वजह नहीं। ज़करिया उस्मान साहब, अगर हम टैक्स नेट बढ़ाने की बात करें, क्या बिजनेस कम्युनिटी तावन करेगी हुकूमत के साथ? क्योंकि हम देखा कि अक्सर हड़तालें शुरू हो जाती हैं, एहतजाज शुरू हो जाता है। नहीं, देखें बात यह है कि बिजनेस कम्युनिटी हर वक्त ताउन करने को तैयार है, लेकिन अगर ये ब्यूरोक्रेसी से हटकर बिजनेस कम्युनिटी की बात पे अमल करें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो आप इन्फ्लेशन की बात करते हैं, इन्फ्लेशन बिल्कुल दूर हो सकता है। स्पेशली द फूड इन्फ्लेशन जो है वो तो उस आड़तिये की वजह से है कि जो काश्तकार को पैसे दे के पूरी फसल खरीद लेता है और जब तक वो मंडी में पहुंचती है तो 10 गुना बढ़ा देता है। तो उसके लिए बेहतर ये होगा कि गवर्नमेंट उस काश्तकार को डायरेक्टली थोड़ा फाइनेंस करे और वो उसकी प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्टली, अब तो आपके रोड भी अच्छे बन गए हैं, उसको मंडी तक पहुंचाए और ये आड़तिये का किरदार अगर थोड़ा कम कर दे तो मैं समझता हूँ फूड इन्फ्लेशन तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि गवर्नमेंट जो है वो प्लानिंग करे स्टैटिक्स में। अभी देखें लास्ट टाइम इन्होंने गन्ना ज़्यादा बो दिया, उसके बाद शुगर ज़्यादा बना दी, उसके बाद शुगर एक्सपोर्ट करने के लिए सब्सिडी दी। इनके पास स्टैटिक्स होनी चाहिए कि हमने कितना कॉटन बनाना है, क्योंकि 16 बिलियन की गुंजाइश है इस मुल्क में कॉटन की और ये 6 बिलियन पे खड़े हैं, जबकि ये 14-15 बिलियन पे आज से 4-5 साल पहले पहुंच चुके थे। ये रिवर्स लगाए गियर और फिर बाहर से खरीदते हैं, फॉरेन एक्सचेंज खराब करते हैं। देयर मस्ट बी ए प्लानिंग डिपार्टमेंट जो बहुत मजबूत होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि इस मुल्क की वीट की रिक्वायरमेंट कितनी है, इस मुल्क की शुगर की रिक्वायरमेंट कितनी है, इस मुल्क की कॉटन की रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर ये प्लानिंग से चले तो अल्लाह ने इस मुल्क को रोटी कपड़ा मकान बाय नेचर दे रखा है, कोई इशू नहीं है इतना बड़ा। और हमारा टेक्सटाइल भी अब बढ़ भी रहा है, हमारी एक्सपोर्ट 25 तक पहुंची है। मैं समझता हूं अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे नॉन ट्रेडिशनल इंडस्ट्री और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री लगाने के लिए फैसिलिटेट करे, तो मैं ये गारंटी करता हूं कि आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो खसारा है बीच का वो ख़त्म हो जाएगा और आप आराम से पब्लिक तक जो है इसके मफादात पहुंच सकते हैं। ये सिर्फ प्लानिंग की ज़रूरत है और बैठ के बात करने की ज़रूरत है। मिनिस्टर साहब से मैंने कहा था हमारा आपका हाकिम और महकूम का रिश्ता अगर ख़त्म हो जाए तो फिर इस मुल्क में बहुत कुछ हो सकता है। उन्होंने कहा यहाँ नहीं, मैं तो आप लोगों से दोस्ती करना चाहता हूँ। अगर वो हम लोगों से दोस्ती कर ले तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और दुनिया में, सारी दुनिया में जब बजट आता है तो ताजिर बरादरी को साथ बिठाया जाता है। बिल्कुल ठीक है। और ये अगर मामला हो जाए तो मैं समझता हूँ जिंदगी आसान हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है हाजी कुरबानी साहब, जी बिल्कुल ठीक है। हाजी कुरबानी साहब, फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा मैं, क्या आपको भी लगता है कि बजट बेहतर होगा बिजनेस कम्युनिटी के लिए, इसके साथ साथ आम आदमी के लिए भी? बिल्कुल नसरुल्लाह साहब, आपने हमारे जो सीनियर्स ने जो बताया, डिटेल आपसे गुफ्तगू की, ज़करिया उस्मान साहब, मिर्ज़ा साहब और अंजुम निसार साहब ने आपको डिटेल ब्रीफ की। हम तवक्को रखते हैं कि गरीब आदमी के लिए, जो तनख्वाहदार इदारा है, जो लोग हैं, उनके लिए लाजिमी पिछले बजट में कुछ नहीं बढ़ाया था, तो अगर इस दफ़ा भी गरीब लोगों के लिए, अगर महंगाई इतनी बढ़ गई है, अगर गरीब लोगों का तनख्वाहें नहीं बढ़ेंगे और उनके लिए कोई इंसेंटिव नहीं होगा
और जिस तरह ज़करिया उस्मान साहब ने फरमाया कि जो नई जो इंडस्ट्री है उनको और नए टैक्स पेयर को तलाश करे और पुराने जो लोग दे रहे हैं उनको तंग किया। दूसरी बात, आप मेरी बात आपने बीच में वो ब्रेक आया था आपसे, मैं गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बात कर रहा था, आईनी हुकूक के हवाले से बात कर रहा था, क्योंकि मुझे लाजिमन जहाँ भी जाता हूँ तो मेरी जिम्मेदारी फर्ज बनती है कि गिलगित बल्तिस्तान वाहिद खित्ता है, हम अपनी महरूमियाँ हम समझते हैं, लोग अलहदगी की तरफ जाते हैं, हम पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। अफसोस होता है कि हमें ये चीज़ देख के पिछले गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से पहले जनरल बाजवा साहब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तरफ से जो बुलाया गया जो मीटिंग थी उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने, स्टेक होल्डर्स ने कहा था कि जी हम बिल्कुल इस इलेक्शन के बाद गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी आईनी सूबा दिया जाए। तो मैं समझता हूं कि अभी पीपल पार्टी भी थोड़े पीछे हट रही है और PMLN का भी पता नहीं, तो हम इमरान खान साहब के ऊपर तवक्को रखते हैं कि ये गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी आईनी सूबा दे दे ताकि गिलगित बल्तिस्तान में भी सनतें लगें, गिलगित बल्तिस्तान में भी इंडस्ट्री आ जाए। चाइना हमारा दोस्त मुल्क चाहता है कि वहाँ पावर में इन्वेस्ट करें, माइनिंग में इन्वेस्ट करें, होटलिंग में इन्वेस्ट करें, मगर आईनी स्टेटस ना होने की वजह से वो कतरा जाते हैं कि उनकी भी ख्वाहिश है गिलगित बल्तिस्तान को आईनी अबूरी सूबा दी जाए, क्योंकि हम मसला कश्मीर का हिस्सा नहीं है, मसला कश्मीर का हिस्सा है। हम अपने कश्मीरी भाइयों के दुख दर्द में शामिल है, उनके साथ खड़े रहते हैं और खड़े रहेंगे। तो मैं समझता हूं कि मौजूदा गवर्नमेंट को गिलगित बल्तिस्तान का ये जो दरीना मसला है इसको हल किया जाए। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि ताजिर बरादरी के लिए जो खसूसी, जैसे उस्मान ज़करिया साहब ने बताया कि जो अब आप ही जो दिया था इन्होंने उसके ऊपर ये जो LC के ऊपर लोगों को इंसेंटिव चंद लोगों को दे दिया, तो इसको तमाम लोगों तक बढ़ाया जाए और इसके कारोबारी तबके को अगर आप बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए। तो मैं ये समझता हूँ बहुत शुक्रिया हाजी कुर्बानी साहब, जनाब ज़करिया उस्मान साहब, मियांजम निशार साहब और मिर्ज़ा अब्दुल मासूम हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।